Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी सब्जेक्ट की हम आज बात करने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो अगर वेट कर रहे थे आपकी हिंदी के रिगार्डिंग, तो गाइस आज आपकी पहली वीडियो मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ जो कि स्वर और व्यंजन के ऊपर है। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, लेकिन इस वीडियो के एंड तक मान के चलिए आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कवर होने वाले सिर्फ आपकी इस वीडियो में। सारी चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। बाकी आप सभी का बहुत सारा कंटेंट पहले से पड़ा हुआ है, उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो मेन वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी चीज़ों को रिकमेंड करते रहता हूँ अपने व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप में और साथ टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक पेज पे। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला की, वो भी विद इन शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। चलिए सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से। और जो अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो ये सारी की सारी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अवेलेबल करवा देंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, तो सभी को मालूम होगा और सभी पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और अतिरिक्त व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। बट हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, हमें समझ में नहीं आता है और हम आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करूँगा एक अच्छे तरीके से। चलिए चीज़ों को देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं स्वर की, ठीक है। सिंपल से जो अगर इसकी डेफिनेशन जो अगर आप समझना चाहें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि स्वर वह वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। स्वतंत्र उच्चारण का मतलब यहाँ पे बस इतना सा है कि जिसकी जो किसी और की सहायता से नहीं बोले जाते उनको स्वतंत्र बोलते हैं, यानी कि उनको स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो स्वर क्या है? स्वर वह वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, ठीक है, यानी कि ये किसी और से नहीं जुड़े होते। अब जैसे बात कर लेते हैं वर्णमाला में, तो जो वर्णमाला में सभी को मालूम होगा कि जो स्वर हैं हमारे वो कितने होते हैं, क्वेश्चन आपके कहाँ से किस तरीके से बनते हैं, सारी चीज़ों को बात करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो पहला आता है आ, ठीक है, फिर आता है ई उ, फिर री, फिर ए, फिर ओ और फिर अंग आ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न बनता है, कहाँ से प्रश्न बनेगा? पहला प्रश्न बनेगा कि आ जो है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अलग अलग बॉक्स में चीज़ों को डिवाइड किया हुआ ताकि चीज़ें आपको समझने में आसानी रहे। बात करते हैं, जो मैं यहाँ पे बात करता हूँ आ यानी छोटा आ और बड़ा आ। तो छोटा आ और बड़ा आ जो है वो कहाँ से बोला जाता है? ये आपका कंठ से बोला जाता है, ठीक है। ई जो है वो आपका कहाँ से बोला जाता है? ये आपका तालव्य से बोला जाता है। उ जो है वो आपका ओष्ठ से, और ऋषि जो है वो आपका मूर्धन्य से बोला जाता है, ठीक है। ए की बात करते हैं तो ए जो है वो आपका कंठ और तालव्य से बोला जाता है। ए और ए में थोड़े से आपको देखना पड़ेगा, ए और ए जो है किस किस से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे चीज़ों को मैंने आराम से डिवाइड किया हुआ है, आ प्लस ई, यानी कि छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर ए बनाए। इसको जो अगर एक साथ पढ़ेंगे ना तो यहाँ से आप खुद से समझ जाएंगे, आ और ई, आई। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, आई, आ और ई एक साथ पढ़िए, आई, तो ए की आवाज़ आ रही है, आई, तो यहाँ पे आपका एक ही आ रही है, ठीक है। और आ प्लस बड़ी ई तो ये आपका हो जाएगा आए, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं आई, तो यहाँ से जब इसको पढ़ेंगे, ठीक है, जो अगर करेक्ट हम उच्चारण करते हैं तो यहाँ से समझ में आएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं, कौन सा? आपका एक कंठ मिल रहा है, दूसरा आपका यहाँ पे एक तालव्य मिल रहा है, ठीक है। कंठ और तालव्य मिलके क्या बनता है? कंठ तालव्य। तो ए और ए का उच्चारण स्थान हो जाता है कहाँ से? आपका ओ और कंठ तालव्य, ए और ए जो है आपका कंठ तालव्य से आपका उच्चारण स्थान हो जाता है। सेकंड जो अगर बात करते हैं ओ और औ की, तो ओ और औ सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ओ जो है किस किस स्वर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ओ जो है आपका छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलके बना है ओ, ठीक है, जिससे ओ से ओखली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं छोटा आ प्लस छोटे बड़ा ऊ से मिलके बना है आपका औ, यानी कि औ से औरत जो हमारा आता है। तो आ जो है वो क्या है? उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ऊ जो है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है आपका? वो यहाँ पे आप दे सकते हैं क्या है? ओष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंठ प्लस ओष्ठ से मिलके बन गया कंठोष्ठ, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि ये कहाँ से बन गया? कंठोष्ठ। तो यानी कि आ, ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है कंठोष्ठ, ए और ए का उच्चारण स्थान आपका कौन सा हो जाता है? ये आपका हो जाता है कंठ तालव्य। अब फाइनली बचता है हमारा अंग और आ, ठीक है।
अंग और आह, अब यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है आपका। पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि अंग और आह क्या बोला जाता है, तो अंग और आह को आपका आप अयोगवाह बोलते हैं। कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए अंग और आ जो है आपका अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, अंग और आ ही जो है वो क्या है आपका कंठ, इसका उच्चारण स्थान जो है वो कहाँ से होता है, वो आपका कंठ से होता है। क्योंकि खुद से आप इसको बोल के देखिएगा, अंग और आ, अंग और आ मिलके किससे बने हुए हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि भैया आ है, आ में ही क्या ऊपर बिंदी लग गई, अंग हो गया, और हलंत लगा दिया गया साइड से, तो आपका क्या हो गया, आह हो गया। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कहाँ से, कंठ से हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ चीज़ों को देखते हैं। अब जो अगर हम बात कर लेते हैं मुख आकृति के आधार पे, तो मुख आकृति के आधार पे किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको समझिएगा थोड़ा सा। मुख आकृति के आधार पे यहाँ बात करी गई है क्या, जिह्वा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका प्रश्न यहाँ से बनता है कि कई बार प्रश्न इस तरीके बनाएगा कि अग्रस्वर कौन से होते हैं, 4 ऑप्शन आ जाएगा, आ ई ई उ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको सही सेलेक्ट करना होगा। कई बार क्या होता है कि प्रश्न में दे देते हैं कि छोटा ई लिख देंगे, छोटा ई कौन सा वर्ण है, ऑप्शन में आएगा अग्रस्वर, मध्यस्वर, ठीक है, या पश्च स्वर, इस और चौथा आएगा नॉन ऑफ दी, या दे देंगे संवृत। तो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो समझिएगा इस चीज़ को जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो अगर बात करते हैं जीवा क्या करती है, तो जीवा की आकृति के आधार पर जो अगर देखा जाए तो 3 तरीके से प्रश्न बन सकता है, एक अग्रस्वर, दूसरा मध्यस्वर, तीसरा पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन सा होता है, छोटा ई, छोटा ई, बड़ा ई और ए और ए। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं अग्रस्वर। मध्यस्वर जो है छोटा आ यानी कि अ जो है वो आपका पश्च स्वर, मध्यस्वर हो जाता है। पश्च स्वर की बात करते हैं जिसमें आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ पे बड़ा चंद्र बिंदु नहीं होता, बस ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्या, आ। तो ये हो जाते हैं आपके पश्च स्वर। कई बार आ दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर है, तो आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए। तो जीवा आकृति के आधार पे 3 तरीके से डिवाइड करा गया, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्च स्वर। ठीक है, मुख आकृति के आधार पर जो अगर हम बात करते हैं तो मुख आकृति के आधार पर भी हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो मुख आकृति के आधार पर 4 तरीके से डिवाइड हो रखा है। कौन कौन सा, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। संवृत में क्या होता है, ठीक है, संवृत में होता है कि लगभग मुंह बंद होता है। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे या जब हम इसको बोलेंगे, ठीक है, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, हमारा इसमें मुंह जो है लगभग बंद रहेगा। अब जैसे खुद से आप इसको उच्चारण करिएगा, ई उ, आप मुंह को बिल्कुल मत खोलिए, नॉर्मल उच्चारण करिए, तो आप आराम से इसमें उच्चारण कर सकते हैं। ई उ, मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं, यानी कि लगभग मुंह आपका बंद रहा। ठीक है, देन अर्धसंवृत क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका मुंह जो है वो आधा बंद रहेगा। ठीक है, जैसे ए ओ, ठीक है, ए ओ, तो इसमें आपका मुंह जो है आधा बंद रहा। विवृत में क्या होगा कि मुंह जो है आपका पूरा खुल जाएगा। अब जब आप बड़ा बोलते हैं ऐसे फिर आप बोलिए आ, जब आपने आ कहा तो आपका मुंह पूरा खुल गया, तो वो क्या होगा, विवृत। ठीक है, फाइनली आपका आता है अर्धविवृत। अर्धविवृत में क्या होता है, आधा मुंह खुला होगा इसमें अभी आपका। ठीक है, आधा मुंह खुला होगा यानी कि अ, ए, औ और आ करेंगे आ, तो ज़्यादा मुंह खुल गया, पूरा खुल गया तो विवृत हो गया। ठीक है, आधा मुंह खुल रहा है ऐसे अ, ए, औ, तो आपका अर्धविवृत हो गया। ठीक है, संवृत में क्या हो गया, मुंह जो है बिल्कुल बंद आपका है, इस तरीके से मान लीजिए लगभग बंद है, क्योंकि बिल्कुल बंद होगा तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से संवृत में ई उ लगभग मुंह बंद है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना देते हैं ये लोग। ठीक है, कई बार आपका सेंटेंस के फॉर्म में भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रश्न आएगा कि कौन से वर्ण में लगभग मुंह बंद रहता है। ठीक है, अब उसमें ऑप्शन आपको दे देंगे, एक ऑप्शन दे देंगे आपका छोटा ई, बाकी दे देंगे छोटा ए, फिर बड़ा आ और औ। अब आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ के चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लास्ट में एक फास्ट रिवीजन भी कर दूंगा मैं, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो ये हो गया आपका स्वर का। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कुछ, और यहाँ पे ये पॉइंट जो मैंने नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसमें बात करी गई है क्या, सारे स्वर सघोष होते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि सघोष वर्ण, इनमें से सघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जितने भी स्वर होते हैं, सारे स्वर यानी कि आ से लेकर आपके आह तक सारे स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है।
बात करते हैं हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, तो आपकी 11 हो जाती है, और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या तो आपकी 13 होगी। अब ये किस तरीके से हो रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो इन्होंने बात करी है, चलिए आप जैसे जो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, हिंदी में शुद्ध स्वर की संख्या, ठीक है। तो हिंदी में शुद्ध स्वर की संख्या कौन कौन सी होती है, आपका छोटा आ हो जाएगा, ठीक है, देन आपका बड़ा आ हो जाएगा, फिर आपकी इसमें छोटी ई भी हो जाएगी, और आपकी इसमें बड़ी ई भी हो जाएगी, ठीक है, फिर आपका इसमें छोटा ऊ भी हो जाएगा और बड़ा ऊ भी हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ नहीं होगी, शुद्ध स्वरों में ऋषि ए हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ए, और फिर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ओ, और लास्ट में आपका इसमें हो जाएगा क्या, आओ। ये टोटल आप जो अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपकी काउंटिंग जो निकल के आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9 और ये आपका 10। तो ध्यान रखिएगा शुद्ध स्वरों में हमने जो ऋषि होता है उसको नहीं लिया है, ठीक है। तो शुद्ध स्वर में कौन कौन से हो गए हमारे, ये हो गए। अब जो अगर बात कर लेते हैं शुद्ध स्वर ये हो गए, कुल स्वर जो है वो हमारे कितने होते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कि कुल स्वर कितने होते हैं। प्रश्न यहाँ से खूब बनता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम किसको ऐड कर देते हैं, री को ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ऋषि को ऐड कर दिया, तो ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, 11वां स्वर कर देते हैं इसको, थोड़ा सा और कलर चेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा क्या, 11 स्वर। तो ध्यान रखिएगा अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एक प्रश्न बनेगा हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 हो गई, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या हमारी 11 हो गई। अब क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, यहाँ पे क्या आती है, हिंदी में कुल स्वर, हिंदी में कुल स्वर तो 11 होंगे, और हिंदी वर्णमाला जो अगर बीच में लग जा रहा है, सिर्फ एक शब्द लग रहा है और यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका स्वर व्यंजन से बनता ही बनता है और इंसान कंफ्यूज होकर गलत करके आता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ऑप्शन ऐसे दे देंगे ना 10 11 और 13 और एक दे देते हैं नन ऑफ दिस, बच्चा इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, कि 10 होगा 11 होगा 13 होगा, यहीं पे बच्चा कन्फ्यूज़, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन, तो यहाँ से इन चीज़ों को खासकर ध्यान रखिए कि छोटे छोटे पॉइंट हैं, हर बंदा नहीं बताता है। यहाँ पे आप आए हैं, वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे, इतना तो कन्फर्म कह रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या आपकी 10 हो जाती है, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या आपकी 11 हो जाती है। अब जो अगर बात कर लेता हूँ मैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 जो है, तो यहाँ पे जो 13 पॉइंट आ रहे हैं ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 13 की बात करता हूँ, तो फाइनली हमारे यहाँ पे 2 बच जाते हैं। कौन कौन से बचते हैं हमारे यहाँ पे बच रहा है क्या, एक बच रहा है हमारा अंग और एक बच रहा है हमारा आ, अंग आ, यानी कि अब इनको भी हम थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं तो समझ में जाएगा हमारा, ये हो जाता है 12 और ये हो जाता है 13। अब यहाँ से ये 3 प्रश्न आपके कंफर्म हो गए होंगे। शुद्ध स्वर में ऋषि नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऋषि को ऐड कर देंगे तो कुल स्वर बन जाएगा, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में हमें अंग आ को भी लेना पड़ेगा, तब जाके हमारे 13 स्वर बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ, सारे स्वर सघोष होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, 15 मिनट की ही करूँगा, तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं स्वर को निपटाऊंगा यहाँ पे, ताकि छोटी छोटी वीडियो से आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएं। अब स्वर को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, ठीक है। कौन कौन से, एक हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर बेसिकली अपने में नहीं, हिंदी में नहीं होता, इसको हम संस्कृत से लेते हैं, ठीक है। हिंदी में हम 2 ही पढ़ते हैं, बट हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आ जाता है। क्योंकि एग्जाम में सिलेबस के बाद में एक बहुत प्यारा सा इन्होंने लिखा होता है, जिसमें लिख रखा होता है इन्होंने विविध, और इस विविध में कोई भी प्रश्न पूछ लेंगे और आप मना नहीं कर सकते कि भैया हमें ये चीज़ नहीं आती या हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी। आगे देख लेते हैं, तो भाई ह्रस्व स्वर, अब इसमें भी अलग अलग नाम हैं इनके, कौन कौन से नाम है, तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी बोल देते हैं, और ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोल देते हैं, और ह्रस्व स्वर को ही हम एक मात्रिक बोल देते हैं, और इसमें कम समय लगता है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, प्रश्न हमारा यहाँ से ही बनता है, तो ध्यान रखिएगा ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं। तो ह्रस्व स्वर जो है हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से, ये तो हमने ज़्यादा मोटा कर दिया। ह्रस्व स्वर जो है वो हमारे कौन से होते हैं, तो ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, आ ई उ और ऋषि, यानी कि छोटा
छोटी जितनी भी हैं, यानी कि जिसमें छोटी मात्राएं होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक है, कम समय लगने वाले स्वर, तो आ, ई, उ, ऋषि, ये हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा। दीर्घ स्वर की जो अगर मैं बात करता हूँ तो दीर्घ स्वर को हम लोग संधि स्वर भी बोलते हैं। क्या, दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी बोलते हैं। कई बार पोस्ट प्रश्न आया था कि इनमें से संधि स्वर कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संधि स्वर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो स्वर से मिलकर एक नया स्वर बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं संधि स्वर। अभी इसको मैं थोड़ा समझा दूंगा और भी, और इसको 2 गुना समय लगता है। यानी कि देखो, छोटा आ का जो अगर हम उच्चारण करें तो आ, बड़ा आ का आ थोड़ा उसका डबल लग रहा है, तो इस वजह से हम लोग इसको 2 गुना समय भी लगता है। ठीक है, इसको द्विमात्रिक स्वर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसी में ही दीर्घ स्वर में ही इन्होंने 2 तरीके से इसको डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से 2 तरीके से डिवाइड करा है उसको थोड़ा सा समझिएगा। 2 तरीके से जो इसमें डिवाइड है, एक है आपका दीर्घ, दूसरा है संयुक्त। ठीक है, संयुक्त का मतलब भी होता है जोड़ना। तो दीर्घ में क्या है, दीर्घ में वो चीज़ है, यानी कि दीर्घ में हम उनको लेते हैं जो समान होते हैं। दीर्घ में हम उनको लेते हैं जो समान होते हैं। जैसे जो अगर मैं बात करता हूँ छोटा, यहाँ पे जो आ बना हुआ है, ठीक है, तो छोटा आ, यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बनता है बड़ा आ। ठीक है, ऐसे ही छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलती है बड़ी ई। ऐसे ही छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलके बनता है बड़ा ऊ। यानी कि यहाँ पे दोनों स्वर जो हैं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो यही समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों स्वर जो हैं वो कैसे हैं, समान है। तो इस वजह से इसको हमने दीर्घ स्वर में रखा, और संयुक्त स्वर में इसको इस वजह से रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो किस किस से मिलते बनता है। ए मैंने आपको बताया था कि आ प्लस ई, आई बोला था, आ प्लस छोटी ई से ए बन गया। आ प्लस जो अगर बड़ी ई कर दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा है। और ओ किससे बन रहा था, आ प्लस ऊ, औ, तो ओ हो गया। आ प्लस बड़ा ऊ जो अगर बात कर देता हूँ तो बड़ा ऊ में कौन सा आएगा, औ। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए, दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी बोल देते हैं, दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी बोल देते हैं। इसी में हमने 2 तरीके डिवाइड, एक दीर्घ में डिवाइड कर दिया और एक हमने संयुक्त में डिवाइड कर लिया। ठीक है, संयुक्त बेसिकली उनको बोलते हैं जो 2 अलग अलग वर्ण मिलते हैं, उनको हम संयुक्त बोल देते हैं। दीर्घ में क्या होगा, समान वर्ण जुड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे आ जुड़ रहा है, ई जुड़ रहा है, उ। यहाँ पे ए जो है तो आ प्लस ई, यानी कि 2 अलग अलग वर्ण जुड़ के एक नया वर्ण का आविष्कार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन, ये बहुत डीपली की क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते ज़रूर हैं। ठीक है, तो दीर्घ हो गया। अब प्लूत की बात करते हैं, प्लूत में क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है। जैसे बात करता हूँ, जैसे आपका फ्रेंड का नाम जो है, यहाँ पे राम का मैंने एग्जांपल दिया हुआ, एक है आपका फ्रेंड पास में है तो आपने बोला राम। ठीक है, आपका फ्रेंड थोड़ा सा दूर है तो आप चिल्लाएंगे कैसे, राम, मतलब चीज़ को खींच दिया। जब हम चीज़ों को खींचते हैं वही क्या है, बन जाता है हमारा क्या, प्लूत स्वर। जैसे चिल्ला के बोल रहे हैं ओए, एक होता है ओए, आराम से बोल दिया, एक बोला ओए, उसको खींच दिया हमने। ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्लूत स्वर। ऐसे ही इसी में जो अगर प्लूत स्वर में लेना चाहे तो जैसे ओ है, ठीक है, ओम हम लोग बोलते हैं ना, ओम, ओम का एग्जाम्पल, एक होता है नॉर्मल ओम, खत्म हो गया। एक जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं और जो को बताते हैं अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करो तो दिमाग के कुछ जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो मिलता है वो ओम से मिलता है। अब इसका लंबा उच्चारण करते हैं ऐसे ओ, अब इसको खींच रहे हैं तो ये जब खींचेंगे तब ये चीज़ आएगी। तो यही चीज़ आपका आता है क्या, प्लूत स्वर। इतना सा आपका जानने के लिए सफिशिएंट है इसके लिए। अब कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। तो देखिए सिर्फ 2 पेजों में मैंने स्वर और व्यंजन स्वर को ख़त्म कर दिया, सिर्फ 2 पेज में। व्यंजन को भी अभी मैं दिखा दूंगा वीडियो ख़त्म करने से पहले। फिर वीडियो जो व्यंजन है हमारा वो भी 3 पेज में ख़त्म हो जाएगा। अब होंठ, ओंठ की आकृति पे जो अगर ओंठ की बात करते हैं तो ओंठ की आकृति पे किस तरीके से बनेंगे, एक वृत्त आकृति होती है, एक आवृत्त आकृति होती है। ठीक है, तो वृत्त मुखी यानी कि जब ओंठ, जब हम किसी चीज़ को बोलें और ओंठ जो है हमारे लिप्स जो हैं वो हमारे सर्कल में रहें। ठीक है, तो ऐसा किस किस में उच्चारण होता है, उ ओ। खुद से उच्चारण करिएगा इसका, यानी खुद से बोलिएगा उ ओ औ। सर्कल में हमारे ओट्स हैं यानी कि लिप्स हैं, ओष्ठ हैं। ठीक है, ओंठ को हिंदी में हम लोग, संस्कृत में हम लोग ओष्ठ है बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और आवृत्ति, अब ऐसे तो देखिए जब गोल रहेगा यानी कि वृत्त आवृत्ति, वृत्त का मतलब क्या होता है, सर्कल, सर्कल में रहेगा तो किसका उच्चारण हो रहा है, उ ओ आओ। अब आवृत्त नॉर्मली उच्चारण ऐसे आ ई ए हो गया ये। देन उच्चारण के आधार पर वायु के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हमने किसकी बात करी थी,
होंठ के अकॉर्डिंग। अब हम वायु क्या करें, हवा जो है कहाँ जा रही है, किस तरीके से, तो ध्यान रखिएगा। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, तो समझिएगा, कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है, मुंह से भी निकलेगी, नाक से भी निकलेगी, वो कौन से होते हैं, हमारे अनुनासिक वर्ण होते हैं। जैसे अंग, आह, ई, चंद्रबिंदी लगी आ रही है, बिंदी लगी आ रही है, ठीक है। बाहर की सारे के सारे क्या होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। कौन से होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। वायु केवल मुख से निकलती है, जैसे आ ई उ ऊ, ठीक है, ए ओ आओ। अब जब हम अंग की बात करेंगे, अंग तो दोनों में लग रहे हैं, आ दोनों में। अब आप कहेंगे आपने तो ई की भी बात करी, तो बेटा ई के ऊपर यहाँ पे चंद्रबिंदी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे आँख बोला, आँख तो ऊपर चंद्रबिंदी है ना, तो इसमें दोनों यानी कि अनुनासिक, यानी कि वायु जो है नाक और मुंह दोनों से निकल रही है, ठीक है। और नॉर्मली 11 स्वर जो होते हैं हमारे वो निर्नुनासिक होते हैं। अब यहाँ पे कुल जो अगर बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, कुल जो है वो 11 वर्ण हो जाते हैं और 41 जो है हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है। हमें ध्यान रखिएगा, जो अगर आप लोग चाहें, आप लोग जो अगर सोच रहे हैं कि 13 कर देते हैं, ठीक है, कि कुल वर्ण तो हमने 13 पढ़े थे, स्वर जो है 13 पढ़े थे, लेकिन कुल स्वर जो है 13 नहीं, कुल स्वर जो हैं 11 हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर जो है वो 13 होते हैं, जिसमें अंग और आ को हम इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो 52 हमारे बन के आते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं, 11 जो हैं हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और 41 यानी कि 41 जो है वो हमारे व्यंजन होते हैं, तब जाके हम 52 बनते हैं। तो यहाँ पे हमने स्वरों को आज कर लिया ख़त्म, ठीक है। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी किसी भी तरीके का हो तो बताइएगा। एक दिन जब स्वर और व्यंजन अपना कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेंगे। अब थोड़ा सा पूरी पीडीएफ को देख लीजिएगा। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन को भी सारी चीज़ों को विधिवत तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को आपको इन सारी, एक पेज हो गया, दूसरा पेज हो गया, पूरी वर्णमाला इसमें सिमट गई। देन आपका थर्ड पेज, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उच्चारण के स्थान से बनेंगे। पार्श्वरिक व्यंजन कौन से होते हैं, लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं, उत्क्षेपित व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। देन फाइनली व्यंजन उच्चारण वायु की मात्रा, यानी वायु की मात्रा के सभी महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण कौन से होते हैं, फिर सघोष और अघोष आपका इसमें आएगा, ठीक है, सघोष अघोष, और फाइनली आपकी ये पीडीएफ जाती है खत्म, ठीक है। फिर संयुक्त व्यंजन बनते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, और जितने भी क्वेश्चन स्वर से बनने थे वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं आपकी। स्वर पूरा अपनी कंप्लीट हो गया। व्यंजन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो अपनी बहुत लंबी हो जाएगी। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है आप सभी के लिए, ठीक है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसमें स्वर मैंने डिटेल में बताया, ठीक है, उसका भी लिंक दे दूंगा। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। और जो अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।